Hi my friends, welcome back to शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। कैसे हैं मेरे दोस्तों? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। पढ़ाई अच्छे से करिए, ठंड की कड़ाकों के साथ अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत दीजिए। रजाई में घुस के ही पढ़िए, बट पढ़िए क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी थोड़ा सा शांत है, एग्ज़ाम चल रहा है, इस समय बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका भी एग्ज़ाम फिर अब इन्हीं के बाद ही होगा। ध्यान से समझते हुए हर चीज़ें चलिए, क्योंकि आपका जो सेशन है 6 मंथ का वो 15 फरवरी तक कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है तो फरवरी लास्ट तक ही मतलब वही कंप्लीट हो रहा है। तो फेब में तो उम्मीद नहीं रहेगी एग्ज़ाम होने की, क्योंकि उम्मीद नहीं है, बिकॉज यूपी बोर्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उनका भी होगा। जैसा भी रहेगा पता ही चलेगा, लेकिन मार्च में हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च के महीने में होली के बाद भी, क्योंकि 8 मार्च को आई थिंक होली है, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक होली 8 मार्च को है, तो होली के बाद भी एग्ज़ाम हो सकता है और होली के पहले भी हो सकता है। तो आज आप देख सकते हो कि आपका लगभग 10 दिन तो बीत ही गया है आपके ये मतलब जनवरी में। तो आपका जनवरी में ठंड है, बहुत कुछ ऐसे ही, तो थोड़ा कम ही हो पा रहा होगा, सभी का नहीं हो पा रहा है उतना। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर है, तो आपको थोड़ा फोकस के साथ करना है, ज़्यादा पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। फर्स्ट टाइम है, डर भी है कैसा क्या होगा, डरिए नहीं, डर के आगे जीत है फिलहाल। आप अच्छे से करेंगे तो हर एक चीज़ को कर ले जाएंगे। आइए फिर हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ, मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। डेली हम शाम को 4 बजे और 5 बजे मिलते हैं। आप आराम से डेली आइए, टाइम पर क्लास को देखिए, अपने एक छोटे फीडबैक भी देते हुए जाइए क्लास कैसी लगी। आपको हर एक चीज़ को समझने को बताने को मिलेगा, परेशान नहीं होइएगा, हर एक बातें आपको बताई जाएंगी। कोशिश करा करिए कि क्लास को ज़रूर से ज़रूर जो है 12 घंटे के अंदर हर कीमत पर अटेंड कर लिया करिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। जिन बच्चों ने अभी तक बहुत सारे चीज़ों को नहीं देखा है, नहीं जाना, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, 8 सब्जेक्ट के पेपर आपको देने हैं, 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है, उनके पास बुक नहीं, मैंने हमेशा कहा है कि जिन बच्चों के पास पढ़ने का कोई सोर्स नहीं है, ना नोट्स बनाए हैं ना बुक खरीदे हैं, तो वो लोग बच्चे जाकर नोट्स को परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको वहाँ पर कांटेक्ट में करने के लिए लिंक दिया गया टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लिंक करके बात करके अपनी नोट्स उनसे परचेज कर सकते हैं। जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, अगर कोई सोर्स है तो आप उनसे ही पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की। मैं आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहूँगी, जो भी आपको सही लगे। बुक्स हो तो बुक बहुत बेस्ट है, बुक से पढ़ लो। नोट्स आप बना रहे हो वीडियोस देख के, तो उससे भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ो, हर एक चीज़ बताई जा रही है। और जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, नोट्स भी नहीं बना रहे हैं, तो वो बच्चे खरीद के ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से ज़रूरी है हर एक चीज़ को देखना समझना। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या हम देखने वाले हैं? हाँ, एक काम और करना है, सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं। अगर आप नए हो यहाँ पर, टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो बहुत कुछ न्यूज़, जनरल नॉलेज क्वेश्चन, पोल्स, करंट अफेयर्स देखने को मिलता है, वहाँ पर मिल जाएगा। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है, क्यों? चलो, मैंने आपका ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये आपका एजुकेशन पेपर 2 है, 50 नंबर का पेपर होगा, शिक्षण के नवीन उपागम। तो मैंने इसमें 2 उपागम के बारे में आपको बताया था, 2 विधियाँ। उपागम कहिए, विद्या कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। 2 के बारे में बताया था। पहला मैंने आपको बताया था बाल केंद्रित शिक्षण, इसके बारे में पूरी बातें आपको शेयर की थी। फिर दूसरा मैंने आपको शिक्षक केंद्रित शिक्षण के बारे में बताया था। तो 2 टॉपिक हो गया था। अब हम बढ़ेंगे तीसरे की तरफ। मैंने इनका अंतर भी आपके साथ साझा किया था। चलिए आइए, ये है तीसरी विधि, ध्यान से देखिए, क्वालिटी अपनी इंक्रीज कर लीजिए ज़रा अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो। तीसरी क्या है? क्रिया आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षण, वर्क एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। इनके बारे में हमको जानना है, क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर नाम से ही जाहिर हो रहा है कुछ एक्टिविटी करके ही समझना है। चलो देखते हैं। क्रियापरक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम का प्रवर्तक रूसो को माना जाता है। इनके जो प्रवर्तक है, मतलब ले आने वाले, ज़्यादा फोकस करने वाले, वो रूसो साहब हैं। क्रियापरक उपागम का अर्थ है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इन्होंने बोला कि क्रियापरक का मतलब ये होता है कि छात्रों का, जो बच्चे हैं, जब वो काम स्वयं करके कर रहे हैं, स्वयं की एक्टिविटी के द्वारा जो चीज़ वो सीख रहे हैं, वो ज्ञान प्राप्त करना। इन्होंने बोला कि आप हर चीज़ को बता बता कर उनको ज्ञान सीखना, बताना, प्राप्त करने के लिए मत प्रेरित करो, उनको खुद करने दो। उन्हें आप अवसर दो, अवसर आप उनको खुद दो, और वो खुद करें, अपने हाथों से द्वारा करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करें। उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अस्थायी होगा। फिर देखिए,
छात्र की क्रिया से मतलब ये होता है कि जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है। मतलब क्या होगा कि बच्चे का अपने उसमें अपना उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य को पाने के लिए वह क्रिया वह छात्र करेगा। उसमें उसका मानसिक मतलब उसके मन का डेवलपमेंट होगा, उसका दिमाग लगेगा। शारीरिक होगा, अगर शरीर के द्वारा करना, हाथ पैर हिलाकर कहीं जाकर उठाकर कुछ करना है तो उससे शरीर का भी लाभ होगा। तो मन भी एक्टिव रहेगा क्योंकि मन के द्वारा सोचेगा और शरीर भी एक्टिव, तो दोनों क्रियाशील रहते हैं। और इसके आधार पर यह स्पष्ट है कि छात्र की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शारीरिक क्रिया होती है और एक मानसिक क्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि शरीर के द्वारा जो कार्य श्रम किया जाता है वो शारीरिक क्रिया में आता है, जो हम सोचते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करें, कैसे क्या करें, कैसे अपने उद्देश्य तक पहुंचे, तो वो मानसिक है क्योंकि हम अपने दिमाग के गुणों को दौड़ाते हैं, तो मानसिक क्रिया में आ जाता है। तो आप दो बात समझ पाए यहाँ पर, यानी कि क्रियापरक विधि का मतलब है कि बच्चों को खुद करने का मौका दो, वो करके सीखने का प्रयास करें तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है कि चहलकदमी, वही जो कदम ताल करते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट वाले, आत्मक्रिया और आत्म अभिव्यक्ति इसके प्रमुख अंग माने जाते हैं। क्रियात्मक या क्रियापरक विधि का साधन सामूहिक शिक्षण अधिगम होता है। क्रियात्मक और क्रियापरक विधि जो होती है इसका साधन जो है वो सामूहिक शिक्षण अधिगम होता है। मतलब जैसे कोई एक्टिविटी होती है तो किसी एक्टिविटी में सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन नहीं इन्वॉल्व होता है। आप देखते हो ना, कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो कम से कम 3 लोग अलॉट होते हैं, या कोई असाइनमेंट मिला तभी 3 4 लोग अलॉट होते हैं। तो वैसे है कि ये क्रियापरक विधि का जो एक साधन है ये सामूहिक शिक्षण का अधिगम एक प्रकार से होता है। इस जो विधि है, जो एक क्रियापरक विधि, इसका प्रयोग समस्त विषय, हर एक विषय और क्रियाओं के शिक्षण अधिगम के लिए किया, मतलब सभी विषयों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह एक ऐसी विधि है जो सभी विषय में मतलब लागू हो जाती है, ये भी तो जरूरी है लागू होना। विधि ही रहे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि सारी आप विधियों को लागू कर पाओ, सारी आप विधियों को अच्छे से सिखा पाओ, उसको रिमूव कर पाओ, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखना है आपको, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप उनको मौका देंगे, मौके पे वो हर एक चीज़ को करने का प्रयास करेंगे, आप उनमें सहायता कर सकते हैं, हिंट दे सकते हैं और फिर सभी विषयों में लागू हो जाए, फिर ये बहुत अच्छी विधि कहलाएगी। लेकिन परंतु इसका प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण अधिगम को संपन्न करने में निर्धारित समय का अधिक समय ना लगे। हम सपोज करिए कि कार्य मिला है और हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर जैसे कोई चीज़ है, अब ये इतना लंबा सा कोर्स है, अभी अभी मुझे दोबारा एग्ज़ाम देना हो तो मैं फिर आप लोग ऐसे इतने महीने पढ़ रहे हो कर रहे हो तो हम इतने महीने थोड़ी पढ़ेंगे ना, क्योंकि पढ़ लिया है, कर लिया है, देख लिया है तो मुझे आ गया। अब मैं उस चीज़ को इतने टाइम ड्यूरेशन के साथ थोड़ी करूँगी, 1 महीने लगेगा, 1 महीने लग जाएगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा ना, इंग्लिश में होता तो नहीं लगता, लेकिन हिंदी में है इस वजह से जो है 1 महीना मुझे भी लगेगा। एग्ज़ाम जैसे डेट अनाउंस हो जाएगी, एक आपका जो है 1 फरवरी से एग्ज़ाम है तो 15 दिन में आराम से पढ़ कर लेंगे। तो वो कैसे हुआ, वो एक्सपीरियंस के थ्रू हुआ। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे को करने को दे दिया था तब बच्चा उसमें बहुत वक्त लगा देता है, तो वक्त की शॉर्टेज को भी ध्यान रखना, बच्चों को सिखाना होगा। आप समझ पा रहे हो ना कि बच्चे क्या करेंगे कि वक्त ज़्यादा ले लेते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको उनको समझाना होगा कि आपको वर्क दिया कि आप करो, लेकिन ध्यान, समय को भी ध्यान रखो। आगे देखते हैं, एक ही समूह में सभी बालक को एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। जैसे कि समूह के छात्र किसी मॉडल का निर्माण कर रहे हैं तो छात्रों को एक ही प्रकार का मॉडल बनाना चाहिए, मतलब एक ही ऐसा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चेकिंग करने में, एनालिसिस करने में, तुलना करने में, जिससे वो सीख पाएंगे। क्लियर, इस विधि के बारे में समझ में। देखो फ्रेंड्स, ये विधियाँ लिखने को आती हैं, मेनली जो ऊपर की 2 विधि बताई थी पहली वाली क्लास में, बाल केंद्रित और शिक्षण केंद्रित, वो ज़्यादा आती है। ये क्रियापरक विधि या गतिविधि, ये सारी ऐसी विधियाँ होती हैं जो नाम से ही आपको बता देती हैं कि हमारे अंदर क्या बातें हैं। हमारा जैसे नाम नाम से ही लोग गुण जांचने लगते हैं, वैसे ये जो क्रियाएं होती हैं ना, इनके नाम में ही बड़ी खूबी होती है कि अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं। अब आपको जैसे मैंने ये जितनी भी थॉट यहाँ पर लिखी थी वो मैंने समझाने के लिए लिखी थी कि आप ये चीज़ समझो कि इस विधि में है क्या। आपको नहीं मन है तो आप ये विधियों को मत लिखिए, अपने तरीके से बनाकर लिख दीजिए। अब आपको समझ में आ गया है कि ये विधि है क्या, इस गतिविधि में होता क्या है, तब आप अपने आप से इसको बनाकर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि आप यही कुछ करो। चलो आ जाओ दूसरी विधि, चौथी विधि है, ये चौथा तरीका है, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, इंटरेस्ट जॉयफुल टीचिंग। अब ये क्या है, इसके नाम से आप क्या समझ रहे हैं, अपना दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ जरा, कि आप इसको पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि इसके अंतर्गत आपको क्या बताया गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नाम में ही जादू है। जैसे पता है क्या, रुचिपूर्ण मतलब जिसमें इंटरेस्ट आए, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंटरेस्ट से भरी हो।
हर पॉइंट पर इंटरेस्ट हो, उसमें हर एक लेवल पर इंटरेस्ट हो, आनंददायी हो, कुछ सीखने को जो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आनंद भी आ रहा है। जब हम कोई चीज़ इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं, उसमें रुचि रहती है या कुछ इंटरेस्टिंग रहता है, तो वो हमें ज़्यादा सीखने में इंटरेस्ट हो जाता है, हम उसको अच्छे से सीख भी देते हैं। जैसे आपको चलिए टॉपिक पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा। रुचिपूर्ण और आनंददायी शिक्षण एक समयबद्ध कार्यक्रम है। ये टाइम से बाउंडेड एक कार्य होता है। सुविचारित रणनीति, इसमें पहले सब प्री प्लान्ड होता है। या बालकों के अधिगम के लिए बहुत ही आकर्षक एवं बाल केंद्रित प्रणाली है। इसमें चाइल्ड सेंटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बालकों के अधिगम के लिए बहुत ही आकर्षक करने वाला ये तरीका है, जिसमें बालकों को आनंदित करने वाली क्रियाकलाप और प्रयोगशालाएं और बालकों के प्रति शिक्षक का मित्रतापूर्ण आत्मीय व्यवहार सम्मिलित होता है। इस ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यह एक ऐसा विधि या उपागम होता है जिसमें बालक को काफ़ी आनंदित करने वाले एक्टिविटीज़ करवाए जाए, जिसमें उनको मज़ा आए। मज़ा मतलब ऐसे आए कि वो फिर नेक्स्ट लेवल पे खुद करने का मतलब सोचें, करें। और ऐसी उनमें प्रयोगशालाएं लाई जाती हैं जिनमें बच्चे भी खूब इंटरेस्ट के साथ सीखें, और शिक्षक का जो एक टीचर का और बच्चे का जो एक फ्रेंडशिप वाला नेचर है, जो बिहेवियर है, वो भी उनके साथ जुड़ाव में आ जाए। वो एक दूसरे से जब बच्चा फ्रैंक हो जाता है, मतलब उसको हेजिटेट नहीं रहता है कि हम सर से ये बात या मैम से बात कह पाएंगे, तब वो बहुत खुलकर पूछता है। कभी कभी इसकी बच्चे डिसएडवांटेज उठाते हैं, उनके सर पर चढ़ के नाचते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग मेरे सर पर चढ़, हर वो वही बात रोज़ पूछेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, रोज़ पर डे का एग्ज़ाम। अरे तैयार हो क्या, खुद एग्ज़ाम तैयार कर लिया? अभी मैं बोल दूँ कल होगा, तभी सारी सारी जितनी ऐंठन है सब आपकी चली जाएगी। तो ये चीज़ समझने का प्रयास करना चाहिए सभी को। तो समझ रहे हो ना? तो उस तरीके से जब आप एकदम फ्रेंडली नेचर के साथ रहते हो, तो आप बड़े भी हैं, जब बोल दिया कि एग्ज़ाम इतने दिन के बाद होगा या ऐसे, पहले तैयार तो कर लो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर तो रहो। अब एग्ज़ाम देने की जल्दी लगी है, फिर उसके बाद रिजल्ट का फिर सोचो कि रिजल्ट नहीं नहीं तैयार रहेगा, नहीं पढ़े रहोगे तो फिर बेकार ही तो रिजल्ट निकलेगा। तो कम से कम पहले पूरा पढ़ तो लो, अच्छे से एकदम कंठस्थ तो कर लो। क्या एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ोगे क्या? ऐसा पूछा, यहाँ हो सकता है ऐसा भी पूछ रहे हो आप लोग, अरे एग्ज़ाम आएगा तो करेंगे। तो फिर भैया फ्रेंड्स से भी इतना ध्यान रख लो कि रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, इजी नहीं आने वाला है। सीधी बात बोल रही हूँ। अभी भले लग रहा होगा कि मैम ऐसा बता दे रही है, जब रिजल्ट उस दिन निकलेगा ना, तो फिर ध्यान रखना कि बहुत बेकार होगा अगर नहीं पढ़ो। जो पढ़ेगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पढ़ेगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने में, वो एकदम बेस्ट कर ले जाएंगे हर एक चीज़ को। जब इतनी हिंट मिल रही, इतना समझाया जा रहा है, तो वो A1 तो करने ही वाले हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। सब पहले से सब प्री प्लान्ड है, टीचर के साथ अच्छे से व्यवहार हो रहा है। यहाँ पर गीत, कहानी, खेल के द्वारा सरल गतिविधियों से बाल केंद्रित उपागम का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, जिससे बच्चे सीख पाए। हमें बच्चों को सिखाना और डराना नहीं है, मेनली फोकस उसी पे रखना है। आगे देखो, इस प्रकार रुचिपूर्ण शिक्षण एक विद्या है, ये एक विद्या है जो अधिगम को रोचक बना देती है, प्रभावी बनाकर शिक्षा के सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने में, मतलब जैसे गोल तक पहुंचना है। अगर आप इस विधि का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हो सकता है कि पहुंचोगे तो आप गोल पर है ही, सिर्फ फ़र्क कितना रहेगा कि इसमें सिर्फ आप ज़्यादा एफर्ट करोगे, आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे शिक्षक होने के नाते, बच्चा उतना कम इन्वॉल्व रहेगा। आप चाहते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट हो, समय भी कम लगे, तो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। अगर आप इंटरेस्टिंग बनाओगे तो बच्चा सीख ले जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आपकी क्या बात कह रहे हैं हम? अगर इंटरेस्ट के साथ हो तो बच्चा उसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेगा और फिर उसमें पढ़ने में सीखने में मज़ा आएगा। रुचिपूर्ण अथवा आनंददायी शिक्षण का लक्ष्य ज्ञान और व्यवहार की दूरी को समाप्त करना ही, अधिगम को जीवन से जोड़ना। इसको इंटरेस्टफुल बनाने का मतलब क्या है कि शिक्षण का जो लक्ष्य है वो ज्ञान और व्यवहार की जो एक दूरी, डिस्टेंस है, उसको ख़त्म कर देगा। क्योंकि फिर वो ज्ञान हमें बोझ कैसे, जैसे अरे एग्ज़ाम देना है, अभी करना है, ऐसा है वैसा है। जब हम किसी भी काम को, चाहे वो पढ़ाई हो या घर का कोई काम हो या कुछ भी हो, अगर उसको हम बोझ स्वरूप करेंगे, बोझ के समान समझ के करेंगे, अरे नहीं क्या है, रोज़ रोज़ का लगा हुआ है, ऐसा फालतू का रोना पीटना मचाए रहेंगे, 365 दिन में 3000 एक्सक्यूजेज अगर हम देंगे ना, तो लाइफ को हम जी नहीं पाएंगे। तो शिक्षण की जब बात चलती है तो पढ़ाई को एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। जीवन में अगर सबसे अच्छा कुछ है तो शिक्षा, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है, और हम ऐसी विधियाँ उसमें डाल देते हैं, मज़ा आ जाता है, और हम अच्छे बच्चों को अच्छे से पढ़ा देते हैं और सिखा देते हैं ताकि वो आसानी से सीख पाएँ। तो आप बात को समझें। 2 विधि मैंने अभी तक आपसे शेयर की। आपसे अभी तक मैंने सिर्फ 2 विधियाँ शेयर की। पूरा जो टॉपिक था, नाम भी बताया, से एकदम शुद्ध भाषा में बताया ताकि आप आसानी से समझ सको, अपनी भाषा में लिख सको। ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना पड़े, हर तरीके से आपको बता दिया। तो 2 विधि हो गई। अब आपको ये तीसरी विधि है जिसका नाम है सहभागी शिक्षण, पार्टिसिपेंट टीचिंग। अब ये क्या होता है?
नाम से ही कुछ लग रहा है कि जिसमें सारे लोग सहभाग करके, शेयर करके, समूह में कोई चीज़ सीखें, करें, कुछ ऐसी ही विधि ये लग रही है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं लाइक किया, 2 विधियाँ हो गई हैं, तो पहले आप फटाफट जाइए। बीच-बीच में मैं जब पढ़ाती हूँ तो आप लोग खुद कहा करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके समर्थन और सपोर्ट से ही कार्य बढ़ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से करवा दूँ, बता दूँ, तो मेरा सपोर्ट तो करना होगा ना फ्रेंड्स। एक हाथ से ताली नहीं बजती फ्रेंड, 2 हाथ से बजती है। तो अपना हाथ भी तो आप मेरे साथ लेकर चलो, हाथ बढ़ाओगे तभी तो कार्य हो पाएगा आगे। चलो फटाफट, डू इट फास्ट, गो। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर ये विधि क्या है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं फिर इसमें क्या है। तो इसमें कह रहा है कि सहभागी शिक्षण का सामान्य अर्थ है शिक्षक और शिक्षार्थी की सहभागिता। सहभागी या सहभागिता से ही समझ में आता है कि दोनों का मतलब शेयरिंग हो। तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। शिक्षा शास्त्रियों का तर्क है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। शिक्षण प्रक्रिया का जो ये टर्म चलता है, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं और दोनों ही बहुत अहम रोल को मतलब निभाते हैं। इसलिए वह शिक्षण प्रक्रिया सरल होगी जिसमें दोनों समान रूप से वह शिक्षण प्रक्रिया बहुत आसान और बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी, जिसमें शिक्षक भी अपना 50% देगा और स्टूडेंट भी अपना 50% देगा। वो काम कम समय में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है जितना शिक्षक। इसीलिए जो शिक्षण का प्रक्रिया चलती है, उसमें जितना महत्वपूर्ण टीचर होता है उतना ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट भी होता है। तो दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझ के साथ में चलकर कार्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है सहभागी शिक्षण की विशेषताएं। ये आपको प्रश्न बनेगा कि इसकी 2 विशेषताएं लिखिए, तो आपको कोई भी 2 विशेषताएं लिख देनी होगी। मैंने तो यहाँ पर पॉइंट में लिया है। आप देखो पहला क्या लिखोगे कि सहभागी शिक्षण में टीचर और स्टूडेंट दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। दोनों को अपनी इम्पोर्टेंस पता होती है, दोनों इम्पोर्टेंट प्लेस पर रहते हैं, दोनों अपना कार्य देखते हैं। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता को अनिवार्य, इसमें जो है कंपलसरी का, ये नहीं कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप वहाँ पर एक ऑप्शन दे दो कि आप नहीं होगे तो तब भी हो जाएगा, आप नहीं होगे तब भी हो जाएगा। उसमें दोनों की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई कार्य हो रहा है तो टीचर की भी ये हो कि टीचर ही अवेलेबल हो, बच्चे ना अवेलेबल हो, या बच्चे अवेलेबल हो टीचर ना अवेलेबल, ऐसा नहीं हो सकता है। टीचर फिर किसको पढ़ाएगा? दीवालों को। बच्चे किससे पढ़ेंगे? दीवालों से। इसलिए दोनों की प्रेजेंस का होना अपना एक अहम रोल को निभाता है कि टीचर आएगा, बच्चा भी आएगा, टीचर अपने कार्य को करेगा, बच्चा अपने कार्य को करेगा, तो दोनों की सहभागिता से वो कार्य बहुत अच्छा कहलाएगा। तीसरा पॉइंट है कि इस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सहभागिता लेने के कारण वह क्रियाशील बना रहता है। अगर ये एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें बच्चे की एक्टिविटी को नहीं इन्वॉल्व करेंगे या बच्चे की प्रेजेंस उसमें नहीं होगी, तो फिर बच्चा एकदम निष्क्रिय तरीके से बस कथावाचक हो जाएगा, मतलब कथा सुनने वाला हो जाएगा। अगर हम बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट उस एक्टिविटी में डालेंगे तो वो काफ़ी एक्टिव फुल होगा और बच्चा भी क्रियाशील उसमें बना रहेगा कि हाँ मेरी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें कुछ है, तथा उसे यह अनुभव होता रहेगा कि वह शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे क्लास के मॉनिटर होते हैं तो उनसे राय लेना, बताना कि इस ग्रुप में कैसे कोई प्रोग्राम होने वाला है तो इस ग्रुप में इसको डाल दो, इस ग्रुप में इसको डाल दो। वो थोड़ा जो है कॉपी वगैरह उनके पास रखवा देना। बहुत से मॉनिटर को काफ़ी जिम्मेदारी कभी कभी दी जाती है, तो मॉनिटर को क्या फील था, बड़ा मैं बहुत इंपॉर्टेंस हूँ, मैं बहुत महत्व रखता हूँ, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, ब्ला 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 चीज़ें। तो वही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसी तरीके से तब कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, कोई जैसे डांस का कोई ग्रुप बन रहा है या एनुअल फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटीज है उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है और अच्छी भी है। तो दोनों की सहभागिता बनी रहेगी तो बहुत बेस्ट रहेगा और हर कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा, सक्सेसफुल भी होगा। ठीक है, बातें समझ में आई? विशेषताएं दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आइए इसके साथ ही उद्देश्य की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव की। इनके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या बातें बताई जा रही है वो भी तो जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में है कि छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करना सहभागी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। छात्रों को जो एक स्थायी ज्ञान प्रदान करना होता है वो भी शिक्षण का काफ़ी अच्छा उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि इसमें छात्र जो है ना बड़ा एक्टिव फुल रहता है। और जिस कार्य में बच्चा काफ़ी एक्टिव फुल है कि बच्चा एकदम मिलजुल के कार्य कर रहा है, काफ़ी एक्टिव है, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही, वो कार्य काफ़ी टाइम तक रहता है, उनकी मेमोरी में रहता है और बहुत बढ़िया परफॉर्म भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
छात्रों को उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का ज्ञान कराना, बच्चों को आप बताएँगे कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इस गेम में, या आप कहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ उनके दिमाग में जब पड़ेगी, नहीं मेरा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक गेम होता है तो कीपर का, हैंड की मतलब बॉलिंग का, बैट्समैन का, ठीक है? हर एक गेम का, हर बॉल डालने में ऑलराउंडर का, सबकी इम्पोर्टेंस होती है ना, तो उसी तरीके से जब आप बच्चे को ये बता दें इस चीज़ में आपकी ये इम्पोर्टेंस है, तो वो उसको फ़ील करेगा, सोचेगा, उस पे कार्य करेगा। समझ रहे हो ना आप? जैसे कोई प्ले हो रहा है, कोई गेम बन रहा है, नाटक बन रहा है, तो किसकी क्या भूमिका है, तब उसको फ़ील होगा, उस पे प्रैक्टिस करेगा, उसे गेटअप को पहनेगा, तो वो काफ़ी टाइम तक रहता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, सहभागी शिक्षण के माध्यम से कक्षा में नीरस वातावरण को दूर किया जाए, जो एक शांत सा, चुप सा एक एनवायरनमेंट बना रहता है, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी इसमें, कोई बच्चा कुछ पूछता है, कोई बच्चा कुछ पूछता है, उसका जवाब कोई देता है, उसका जवाब कोई देता है, तो वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है क्लास। सहभागी शिक्षण के दौरान विषय वस्तु को सरल और बोधगम्य प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगर आप सहभागी शिक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आप बताना चाहेंगे तो काफ़ी बोधगम्य हो जाएगी, मतलब समझ में भी आने लायक होगी, सरल भी हो जाएगी, और आप भी बिना किसी हिचक के उसको वहाँ पे अच्छे से मतलब साझा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स ये आपका ख़त्म हो गया, 2 बचा है, उसके बाद फिर आपका ये 3 बचा है। चलिए, तो मैंने आपको उतनी सारी चीज़ें तो यहाँ तक की क्लियर बताई, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को फिर हम यहीं तक ओवर करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद आपका ये 20 मिनट की आपकी क्लास हो गई है। अब आपका ये एक बचा है टॉपिक, दक्षता आधारित शिक्षण, और उसके बाद फिर आपका ये उपचारात्मक शिक्षण 2 बचा है, उसके बाद आपका ये बहुस्तरीय शिक्षण बचा है 3। यही 3 टॉपिक इसमें आपके और बचे हुए हैं। बाकी फिर आपका ये टॉपिक जो है पूरा कवर हो जाएगा, कुछ इसमें शेष नहीं बचाएगा, हम आपको करवा देंगे। 3 आज कर लीजिए, 3 नेक्स्ट में कर लीजिएगा, तो आपका ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस जो ये सेक्शन आ जाएगा, मैं इसमें भी बहुत कुछ तो नहीं बचा है, क्योंकि बहुत ये इसका सिलेबस छोटा है, लेकिन प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो मैंने काफ़ी कुछ कवर करा दिया है। ये मान के चलिए ना कि हमारे आधे से ज़्यादा कोर्स हर सब्जेक्ट के कंप्लीट है, 1-2 सब्जेक्ट बचा है, उस पर तो जैसे बाल विकास और शिक्षण आदि वो बचा है, क्या कहते हैं, सोशल साइंस, वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, तो करवाएंगे, लेकिन करवा भी रहे हैं, रुके नहीं हुए हैं, तो आपको वो भी करवा देंगे, हो जाएगा, परेशान नहीं होइए। लेकिन आप पढ़ते रहिए, पुराना संडे को हफ्ते भर जितना पढ़ा करिए, सैटरडे संडे को रिवीजन किया करिए, ठीक है? संडे को मैं भी सोच रही हूँ क्लासेस ऑफ रखूँगी, संडे को क्लासेस नहीं दूंगी आपको, और हफ्ते भर क्लास चलेगी, तो हफ्ते भर का आप संडे को पूरा रिवीजन करो, लिखो, राइटिंग थोड़ी अच्छी करो आप लोग अपनी, ताकि आपके लिए बढ़िया हो जाए, सब खत्म हो जाएगा, और सोचो कि आप पीछे वाला सब भूलते जाओ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो रिवीजन भी करते रहिए पीछे का उठा के, वो काफ़ी अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर क्लास करते हैं ओवर। इसके बाद की क्लास में वो 3 करके ये भी चैप्टर ओवर कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो इसका रहेगा वो उठाएंगे, ताकि आपका सब कुछ बराबर से चलता रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई दिक्कत होती तो वो भी पूछ लीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। बाय बाय, टेक केयर।